जय हिंद दोस्तों। आज की जो ये आंसर राइटिंग की क्लास है ये बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को पूरा देखो। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि हम क्लास से कुछ गेन करें, कुछ सीखें, और उसके लिए हम लोग को लगातार यहाँ पर इस क्लास को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो हम लोग करने क्या वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे इसके पार्ट्स में कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। फिर हम लोग आंसर की फॉर्मेटिंग करने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जाता है। और उसके बाद जनरली आप लोगों का डाउट रहता है लगातार कि सर आप तो वीडियो में आकर के समझा देते हो कि ऐसे ऐसे आंसर लिखना है, लेकिन एक मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए ये कैसे पता चलेगा। तो मैं आज आप लोगों को मॉडल आंसर भी दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि देखो भाई हम लोग को इस तरह से अपने कंटेंट में, अपने आंसर में चीजों को स्ट्रक्चर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन की डिमांड पहले समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे बहुत ही सिंपल और बहुत क्लियरली एक बात कह रहा है कि देखो, भारत में सोशल चेंज के एक उपकरण के रूप में, सोशल चेंज के एक टूल के रूप में जो पीआईएल है, अगर हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़े तो कह रहा है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एज अ टूल फॉर द सोशल चेंज इन इंडिया, इससे जुड़े फायदे और चुनौतियों, दो चीजें बहुत क्लियरली पूछ रहा है कि जो पीआईएल है, जो जनहित याचिका है, उससे जुड़ा पहला चीज फायदा और दूसरा चीज चुनौतियों की जांच करें, एग्जामिन करें। मैं बहुत श्योर हूं कि कोई भी एस्पिरेंट जब इस प्रश्न को पढ़ेगा तो एटलीस्ट इतना मतलब तो निकाल ही लेगा कि यहां पर हमको जनहित याचिका के फायदे और उसकी चुनौतियां बतानी है। लेकिन जो चीज मिस कर जा रहे हैं, जब मैं इस क्वेश्चन की कॉपी आप लोगों की इवेल्युएट कर रहा था प्रयास बैच की, तो मैंने वहां पर बहुत कमियां देखी। कमियां क्या देखी कि जनरली जो समस्या थी, समस्या ये थी कि हम क्वेश्चन में दिए गए एक टर्म को भूल ही गए, इग्नोर ही कर दिया। वो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म था एक कैलेंडर वर्ड। क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा। एग्जामिन, जांच करे। जैसे माना मैं आपको एक नया प्रश्न क्रिएट कर रहा हूं जो इस प्रश्न से अलग है, दोनों प्रश्न में डिफरेंस समझने का प्रयास करना। जो नया प्रश्न है, प्रश्न वो ये है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में पीआईएल के उपयोग से जुड़े फायदे और चुनौतियों को बताएं। एक सिंपल प्रश्न यहां पर ये दिया गया कि चुनौतियों को बताएं। ठीक है, ये इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया। तो क्या हमारा आंसर चेंज होगा? क्या हम अपने आंसर में कुछ चेंजेस कर सकते हैं? तो एग्जामिन करने का मतलब ये है ना कि आप जो भी फैक्ट दे रहे हो, आप जो भी बातें बता रहे हो, अपनी बातों को किसी स्टेटमेंट से, किसी एग्जाम्पल से, किसी फैक्ट से आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे मानो आपने ये बताया कि ठीक है, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो वंचित वर्ग के लिए, जो शोषित वर्ग है, जो मार्जिनल कम्युनिटी है, उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आपको कुछ एग्जाम्पल मेंशन करने पड़ेंगे। यही सिंपल सा मतलब है एग्जामिन और जांच करेगा। ध्यान देना, यही समस्या लगातार हो रही है। मैं लगातार आप लोगों की कॉपी में देख रहा हूं, जब आप लोगों की कॉपी चेक की जा रही है कि आप लोग क्वेश्चंस की जो मेन डिमांड है ना उसको भूल जा रहे हो। अच्छा, ऐसा नहीं कि यहां पर आपको लगातार एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऐड करने, नहीं। जैसे समझिए, अब मानो इस क्वेश्चन का जब हम आंसर लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम आंसर की फॉर्मेटिंग करते हैं। उत्तर की संरचना कैसी होनी चाहिए? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि देखो इंट्रोडक्शन जो होगा वो कुल शब्द सीमा का जनरली 10% शब्दों में होता है। ठीक है, तो टोटल वर्ड लिमिट यहां पर आपकी 200 शब्दों की है। इसका 10% मतलब 20 से 25 शब्दों में आपको एक इंट्रोडक्शन देना है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर प्रश्न में कोई एक ऐसा टर्म दिया गया है जो टर्म थोड़ा सा टेक्निकल है या फिर जिसको डिफाइन करना संभव है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में उस टर्म को ही डिफाइन कर दो। सबसे इजी इंट्रोडक्शन देने का तरीका यही है। तो आप यहां पर बहुत ही इजीली ये कर सकते हो कि भूमिका में ये बता दो कि पीआईएल क्या है। ठीक है, बातें बहुत क्लियर है। अब भाई, जब हम इंट्रोडक्शन लिख लेंगे तो हम शिफ्ट करेंगे मेन बॉडी की तरफ। मेन बॉडी को लिखने का देखो, मेन बॉडी की दो डिमांड तो बहुत क्लियर है। पहली डिमांड क्या कि इसके लाभ बताने हैं सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के तौर पर। दूसरा, इससे संबंधित कुछ चैलेंजेस भी आपको बताना है। ये प्रश्न की ही डिमांड है, लेकिन चूंकि प्रश्न में यहां पर एग्जामिन करने को कह रहा है, जांच करने को कह रहा है, तो यहां पर इसके साथ साथ आपको कुछ एग्जाम्पल, कुछ फैक्ट, कुछ रिपोर्ट, कुछ भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई करने लगो, नहीं, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्पल, फैक्ट, रिपोर्ट आपको ऐड ऑन करने पड़ेंगे। ये आपका नंबर बढ़ाता है।
बात क्लियर है? क्वेश्चन की डिमांड समझ गए, कंक्लूजन क्या देंगे भाई? अच्छा एक बात और समझो, क्योंकि आप लोग जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उसको क्रैक करने के बाद आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हो, तो आपके अंतर्गत वो क्वालिटी होनी चाहिए। एक सिविल सर्वेंट केवल चैलेंजेस पर, केवल इश्यूज पर फोकस नहीं करता है, बल्कि वो हमेशा उसके सॉल्यूशन पर ध्यान देता है। आपको हमेशा चुनौतियों का समाधान बताना ही है, भले प्रश्न की डिमांड हो या ना डिमांड हो। अगर आप अपने आंसर में चैलेंजेस बता रहे हो, चुनौतियां लिख रहे हो, तो आपको सबसे अंत में कुछ एक ही सजेशन दो, एक ही निष्कर्ष में एक ही पॉइंट ऐड कर दो कि ठीक है भाई, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पूरी प्रणाली है उसके क्रियान्वयन को और अच्छे से मजबूत करना चाहिए। आप एक ही स्टेटमेंट दे दो, लेकिन आपको सजेशन देना पड़ेगा, आपको समाधान बताना पड़ेगा। ठीक है, तो निष्कर्ष में हम क्या करेंगे, जो हमने चैलेंजेस बताए हैं उसके समाधान बताते हुए एक सुझावात्मक निष्कर्ष यहां पर दे देंगे। आपका आंसर की फॉर्मेटिंग हो गई। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं पहली बार आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, सबसे पहले हम क्या करें? एटलीस्ट अगर आप आंसर नहीं लिख पा रहे हो तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग पर ध्यान दो। पहले सोचो कि हमको लिखना क्या है। थोड़ा सा रफ फॉर्मेटिंग करोगे ना अगर अपने आंसर में, और मैं सजेशन दूंगा जितने भी दोस्त प्रयास बैच में आंसर राइटिंग कर रहे हो, आप लोग एक काम करो, आप सब लोग जब अपना आंसर लिखो ना, तो उससे पहले एक ऐसे बॉक्स बना करके लिख लो रफ वर्क, और वहां पर इस तरह की फॉर्मेटिंग करो। अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो तो एक फॉर्मेटिंग वहां पर लिख दो, ताकि जब हम कॉपी इवेल्युएट करें तो हम भी समझ पाए कि हाँ भाई, इसने फॉर्मेटिंग में ही कहां पर चीजों को भूल गया है, कहां पर उसने मिस आउट कर दिया, कहां पर उसने क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं समझी है। तो फॉर्मेटिंग भी आप लोग एड ऑन करोगे तो आपकी आंसर राइटिंग और अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये स्टार्टिंग करने वाले एक्सपीरियंस के लिए मैं बातें बता रहा हूं। अब ध्यान देना, मैं अब स्टार्ट करता हूं आप लोगों को एक मॉडल आंसर दिखाना कि कैसे आंसर लिखा जाना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा कि भाई इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं हम? इंट्रोडक्शन में पीआईएल को डिफाइन करते हैं कि पीआईएल है क्या। तो भारत में जनहित याचिका जैसे न्यायमूर्ति पीएन भगवती के कार्यकाल के अराउंड में शुरू किया गया था। ठीक है, सामाजिक शिकायतों को दूर करने, न्याय सुनिश्चित करने और संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए एक परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में उभरा है। ये मॉडल आंसर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में टेलीग्राम के मेन चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग देख भी लेना, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अभी फोकस करो समझने पर कि आंसर राइटिंग करनी कैसे। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा, एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया पीआईएल को लेकर के, कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहां पर नहीं लिया गया, लेकिन बहुत अच्छा और बहुत इफेक्टिव इंट्रोडक्शन यहां पर है। मेन बॉडी की सबसे पहली डिमांड थी कि आप पीआईएल के लाभ बताएं सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के तौर पर। तो ध्यान दीजिएगा, सामाजिक परिवर्तन ये कैसे कर पा रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम कर रही है पीआईएल, वो ये कर रही है कि न्याय तक पहुंच को सुनिश्चित कर रही है। वंचित वर्ग की पहुंच न्याय तक सुनिश्चित हो रही है। कैसे? कि अब जरूरी नहीं है कि व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए खुद ही कोर्ट में जाए, कोई तीसरा पार्टी भी उस व्यक्ति के अधिकार के लिए कोर्ट में जा सकता है। ये बात यहां पर कही जा रही है। ठीक है, तो न्याय तक जो पहुंच है, जो एक्सेसिबिलिटी है, उसमें वृद्धि हो रही है। ध्यान दीजिएगा, पीआईएल किसी भी व्यक्ति या संगठन को संसाधन या जागरूकता की कमी वाले, जिसके पास रिसोर्स नहीं, जिसके पास अवेयरनेस नहीं है, ऐसे हाशिए के समूहों को, जो मार्जिनल कम्युनिटी है, उनके मामला दायर करने की अनुमति देकर के न्याय को बहुत ही लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक बनाता है। अब क्या केवल स्टेटमेंट से काम चल जाता? हम ये स्टेटमेंट लिख के छोड़ देते? नहीं, हमको एग्जामिन कर रहे, तो मैं बताऊंगा कि देखो भाई कैसे न्याय तक पहुंचे वृद्धि हुआ। जैसे कि हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 केस के माध्यम से जो कैदी हैं, या फिर मैं कहूँ तो जो विचाराधीन कैदी हैं, आपने भी एक रिसेंट में एक सीरीज आई है, अगर मैं सीरीज का नाम श्योर हूं तो, ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार, ठीक है, सीरीज का नाम अगर मैं श्योर हूं तो बहुत अच्छी, हाँ, ब्लैक वारंट करके सीरीज आई है। ठीक है, उसमें देखो कितने विचाराधीन कैदी वहां पर थे, और उसमें भी दिखाया गया कैसे तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदियों के लिए एक अलग से सुनवाई का प्रोसेस स्टार्ट करता है वहां का जो वो अधिकारी रहता है। तो सेम काम यहाँ पर होता है। हुसैनारा खातून बनाम बिहार आज 1979 के माध्यम से विचाराधीन कैदियों के अधिकारों पर प्रकाश डाला गया। तो ये पीआईएल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि जो वर्ग हाशिए पर है, या फिर इसके पास जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस अपने अधिकारों को लेकर के, या फिर उसके पास रिसोर्स नहीं है, उसके भी अधिकार यहां पर सुनिश्चित हो रहे, मतलब न्याय तक पहुंच में वृद्धि हुई है। और इस प्रकार से न्याय का पूरा जो तंत्र वो क्या हुआ है, वो लोकतांत्रिक बन रहा है। बातें समझ गए? आगे बढ़ा जाए। देखो सेकेंड पॉइंट समझने का प्रयास करो, क्या है? न्यायिक सक्रियता। कैसे भाई? यह न्यायपालिका को पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और ह्यूमन राइट्स जैसे सार्वजनिक हित के मुद्दों को
संबोधित करते हुए शासन के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाता है। जैसे कि एग्जाम्पल समझो, मानवाधिकार क्या है कि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 केस बेहद इंपॉर्टेंट केस है। मैं कहूंगा आप लोग इसके बार रीडिंग जरूर करना। रीडिंग इसलिए करना कि एटलीस्ट आप लोग अपने आंसर में भी इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हो। वर्क प्लेस पर जो सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा था उसके अगेंस्ट में राजस्थान में एक केस हुआ था। उस संदर्भ में ये विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 केस बहुत फेमस रहा। इसने कार्यस्थल पर जो उत्पीड़न कानून है उनको समाप्त करने का एक आधार तैयार किया। तो ये बात का सुनिश्चित कर रहा है कि पीआईएल के माध्यम से न्यायिक सक्रियता जो आ रही है उसमें मानवाधिकार जैसे मुद्दे भी सॉल्व किए जा रहे हैं। अगर आपके पास पर्यावरण संरक्षण को कोई लेकर के यहाँ पर ऐसा केस है, कोई एग्जांपल है, उस एग्जांपल को मेंशन करो अपने आंसर में। और देखो भाई, ये पॉलिसी सुधार करता है। जैसे मानो सरकार की पॉलिसी में कुछ समस्याएं हैं, जनता ने पीआईएल लगाया, कहा कि भाई इस पॉलिसी में ये कमियां हैं, इस कमियों को दूर किया जाना चाहिए। तो पीआईएल ने सरकारों को जो नीतिगत खामियां थी उन खामियों को दूर करने के लिए प्रेरित किया है, या फिर मैं कहूं तो मजबूर किया है। जैसे कि भोजन के अधिकार, राइट टू फूड अभियान के मामले में यहां पर वो पॉइंट ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो आप देखो हर स्टेटमेंट के बाद आपको एक एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। ये होता है एग्जामिन करने का मतलब, ये होता है जांच करने का। कुछ पॉइंट और देखो क्या भाई, इससे जागरूकता और जवाबदेही, अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में वृद्धि हुई है, अकाउंटेबिलिटी दोनों में वृद्धि। जैसे कि पीआईएल महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को सार्वजनिक चर्चा में लेकर के आते हैं कि ठीक है भाई, इस संदर्भ में जैसे मानो मैं आपको एग्जांपल दे तो एलजीबीटीक्यू के केस में जो पीआईएल दाखिल किया गया, एक संगठन है, संगठन का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, नाज फाउंडेशन था अगर मैं श्योर हूं तो। उसने जो पीआईएल फाइल किया, उस पीआईएल के माध्यम से क्या हो कि वो मुद्दा सामाजिक चर्चा का एक विषय बना, लोगों ने उस पर डिस्कशन करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो पीआईएल क्या करता है ना, लोगों को उनके राइट्स के संदर्भ में जागरूक भी करता है और अधिकारियों की जवाबदेही भी यहां पर सुनिश्चित होती है। ठीक है, इसने एक एग्जांपल यहां पर मेंशन किया गया है, एमसी मेहता बनाम भारत संघ केस। सारे किसी बार पढ़िएगा आप लोग, पढ़िएगा इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे केस को हम लोग अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। फिर भाई जो हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मेन बॉडी का सेकंड पार्ट, पीआईएल की चुनौतियां बतानी है हमें। अब चुनौतियां क्या, अभी हमने देखा कि न्यायिक सक्रियता के माध्यम से जो जुडिशरी है वह विधायिका और इन सब कार्यों में भी थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन ये तो जो शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है उसका अतिक्रमण कर रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है पीआईएल की कि ये न्यायिक अतिक्रमण के केस में चला जाता है। शक्तियों के पृथक्करण का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उससे प्रभावित हो रहा है। ठीक है, न्यायपालिका कार्यकारी और विधायी डोमेन पर अतिक्रमण कर रही है। इससे आपस में ना जो सामंजस्य है वो सामंजस्य बिगड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर ये है। ठीक है, आप अगर ऐसा कोई आपके पास एग्जांपल हो तो आप उस एग्जांपल को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अब रिसेंट में मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे पीआईएल को ठुकराया है, केवल ये कह करके कि ये मेरा मुद्दा नहीं है, ये विधायी प्रक्रिया आप संसद के माध्यम से इस प्रक्रिया में संशोधन करा सकते हो, न्यायपालिका ये काम नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ा एक फाइन लाइनिंग है जिसको कि यहाँ पर समझना पड़ेगा। फिर समझिए भाई, याचिकाओं का दुरुपयोग होता है पीआईएल के माध्यम से। क्या होता है, कई बार लोग अपने व्यक्तिगत या फिर राजनीतिक लाभ के लिए पीआईएल का दुरुपयोग करते हैं, इससे उनकी जो विश्वसनीयता है वो कम हो रही है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। न्यायपालिका पर बोझ, जो न्यायपालिका अपने पास, उसके पास पहले से ही ऑलरेडी इतने केसेस हैं कि वो केसेस सॉल्व नहीं कर पा रही है, उन केसेस पर लंबे समय से वेटिंग चल रहा है, वो न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के माध्यम से पीआईएल को और बढ़ावा दे रही है। तो ऐसा कैसे संभव है भाई, न्यायपालिका पर पहले से ही बहुत ज्यादा दबाव है, पीआईएल के माध्यम से दबाव यहां पर और बढ़ रहा है, तो न्याय में देरी हो रही है। ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, इस चैलेंज को मेंशन करिए यहां पर। अगर आपके पास कोई आंकड़ा हो, कोई रिपोर्ट हो कि भाई अभी कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है, उस आंकड़े को यहां पर ऐड करो। ये होती है अपने मॉडल आंसर में भी लगातार इनरिचमेंट करते चलना। आपके पास ये पॉइंट होना चाहिए यहाँ। ठीक है, और देखो चयनात्मक न्याय मिल रहा है। चयनात्मक न्याय जैसे क्या, पीआईएल याचिकाकर्ता या न्यायालय के पूर्वाग्रहों को दर्शा सकता है जो समान रूप से महत्वपूर्ण मुद्दे की उपेक्षा करते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे की उपेक्षा करते हैं। बात समझ रहे आप लोग, और समझो सबसे जो बड़ी समस्या यहाँ पर उत्पन्न होगी वो उत्पन्न ये होगी प्रतिस्पर्धी अधिकारों की समस्या। तो ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि कोई इंडस्ट्री स्टेब्लिश होने वाली थी, लोगों ने या फिर किसी संगठन ने एक न्यायालय में पीआईएल फाइल किया कि इससे प्रदूषण फैलने वाला है। ठीक है, प्रदूषण फैलने वाले उद्योग को बंद करने के लिए एक आदेश आ गया। तो
उससे समस्या क्या उत्पन्न हो रही है कि जो कामगार थे वहां पर, जो उनकी फैमिली थी, जो कि वहां पर जॉब कर रहे थे, जिनकी वहां पर रोजी रोटी चल रही थी, वो अपने आजीविका से वंचित हो जा रहे हैं। तो उनका हित कैसे साधा जाएगा? तो ये जो पीआईएल है ना, ये प्रतिस्पर्धी अधिकारों की समस्या को उत्पन्न करा कि भाई दो अधिकार है, अब दो अधिकारों में चयन करना मुश्किल हो रहा है। इन चैलेंजेस को देखते हुए पूर्व अटॉर्नी जनरल जो है, अब देखो मैंने कहा कि आपसे कि भाई जब हम चैलेंजेस बता रहे हैं, जब हम चुनौतियां बता रहे हैं, तो चुनौतियों के बाद हमको एक काम और करना पड़ेगा, हमको सजेशन देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको सजेशन देखने को मिल जाएगा क्या? इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबाजी जी के द्वारा ये इनके अंतर्गत एक पुलिस सुधार कमेटी बनाई गई थी, आप लोगों को याद होगा तो। ठीक है, इनके द्वारा पीआईएल के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए बताए गए बुनियादी नियम का अनुसरण किया जाना चाहिए। इन्होंने कुछ सजेशन दिया था, आप उनके सजेशन को यहाँ पर कोट कर सकते हो। जैसे कि क्या, कि संदिग्ध जनित याचिका को उपयुक्त मामलों में अनुकरणीय लागत के साथ अस्वीकार करना। भाई अगर कोई फालतू केस दाखिल कर रहा है तो उस पर जितना खर्चा आ रहा है वो खर्चा भी आप उससे वसूलिए। ठीक है, ऐसे मामलों में जहां महत्वपूर्ण परियोजना या सामाजिक आर्थिक नियमों में अधिक विलंब के बाद चुनौती दी जाती है तो ऐसी याचिकाओं को तुरंत निलंबित कर दिया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि यदि जनहित याचिका को अंततः खारिज कर दिया जाता है तो जनहित याचिका को सख्त शर्तों के तहत होना चाहिए, जैसे कि याचिकाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करना या फिर हर्जाने को कवर करना। ये सब चीजें भी यहाँ पर शामिल की जा रही है। इनके द्वारा कुछ सजेशन ऐसा दिया गया। आपके पास कुछ और भी सजेशन हो तो उन सजेशन को भी मेंशन करो। जैसे कि पीआईएल के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वयं कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं। ठीक है, उन दिशा निर्देशों को अमल में लाना चाहिए। इसके साथ साथ न्यायालय को यह देखने में सावधानी बरतनी चाहिए कि उसके पास आने वाला याचिकाकर्ता सद्भावना पूर्वक कार्य कर रहा है, न कि व्यक्तिगत लाभ, निजी लाभ या राजनीतिक या अन्य अप्रत्यक्ष विचारों के लिए। ये भी न्यायालय को देखने का यहाँ पर प्रयास करना चाहिए। हालांकि पीआईएल सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने में सहायक रहे हैं, उनका दुरुपयोग और अति निर्भरता उनके मूल उद्देश्य को कमजोर करते हैं। न्याय और सामाजिक परिवर्तन के लिए पीआईएल को एक प्रभावी उपकरण बनाए रखने के लिए याचिकाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देशों सहित एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है। ये बताते हुए आपने यहाँ पर क्या किया, अपने आंसर को कंक्लूड कर दिया। बात समझ रहे हो? ये आपकी आंसर राइटिंग की फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे दोस्त होंगे, सर कहेंगे सर आपने जो शब्दों की यहाँ पर क्वांटिटी प्रयोग की बहुत ज़्यादा है, वो 200 शब्दों को क्रॉस कर रहा है। बिल्कुल क्रॉस कर रहा है। मैंने आपको 10 पॉइंट बताया है, आप जब अपने आंसर राइटिंग करने बैठोगे तो आप 5 ही पॉइंट लिख करके आओगे एग्जाम। ठीक है, हम यहाँ पर आपको एक मॉडल आंसर तो दे ही रहे हैं, कुछ कंटेंट भी दे रहे हैं। उन कंटेंट को भी लेने का प्रयास करिए, सीखने का प्रयास करिए। ठीक है भाई, सर ने 10 पॉइंट बताया, हम 10 पॉइंट याद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सिंपल सी बात है, जब आप आंसर राइटिंग करने बैठोगे तो आपको 10 पॉइंट याद थोड़ी आएंगे। आप 3-4 पॉइंट तो जरूर मिस करके आओगे, तो आपका आंसर सब सीमा के अंतर्गत अपने आप आ जाता है। बस कुछ कुछ थोड़ा सा और प्रयास करेंगे उसको हम लोग कंसाइज करने का। ठीक है, तो ये एफर्ट्स आप लोगों को लगातार करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन की रियल डिमांड है, ये क्वेश्चन का पूरा स्ट्रक्चर है। इसको आप लोग देखिए, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, प्रयास बैच में तो हम लोग लगातार आंसर राइटिंग कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ हमने एक 15 पॉलिसी चैलेंज भी स्टार्ट किया हुआ, जिसमें से 10 पॉलिसी आप लोगों की ऑलरेडी 9 पॉलिसी आप लोगों की ऑलरेडी कवर हो चुकी है। डे 10 की जो पॉलिसी मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ है, आप लोग एक बार उसको भी देखो, उसकी आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये सब चीजें पैरेलली आप लोगों को करनी पड़ेंगी। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। आंसर राइटिंग को लेकर के जो भी समस्या आप लोगों को आ रही है, आप लोग इस वीडियो कमेंट सेक्शन में बताओ। आंसर राइटिंग को लेकर सुधार किया जाएगा, सजेशन दिया जाएगा, और मैं आप लोगों के साथ लगातार यहाँ पर जुड़ा हुआ। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।